बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरजाना सिद्दीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है। पाकिस्तान के बेशुमार अनगिनत मसाइल जो आम आवाम से जुड़े हैं, जिनको बेरहमी से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमारी है उन तमाम मसाइल पर नज़र और हम उठाएंगे उन पर आवाज़ और निकालेंगे मसाइल का हल। हम बने हैं आवाम की आवाज़ और उनकी आवाज़ पहुँचाएंगे इक़्तिदार के ऐवानों तक। हमारे प्रोग्राम में होती है बात अवामी मसाइल और उन मसाइल के हल पर। अहवाल बताएंगे हम आपको प्रोग्राम खबर क्या है में, क्योंकि ये है आपका अपना प्रोग्राम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर मुगीरी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ कराची स्टूडियो से, नुमाइंदा ख़ुसूसी फ़हीम अख्तर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे, जाहिद खोखर नुमाइंदा कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंध की, जहाँ पर इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सिंध में पीपल्स पार्टी का आइंदा माह पेश किया जाने वाला बजट मुसलसल 16वां बजट होगा। सेहत के हवाले से हर साल बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आवाम की सेहत के लिए कितने संजीदा इक़दाम कर रही है, इसका अंदाज़ा इस बात से करें कि रवां माली साल 2023 और 24 के बजट में 30 से ज़ायद ऐसी स्कीमें हैं जिन्हें शुरू किए 10 साल से ज़ायद का अरसा हुआ है, लेकिन वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी हैं। मजीद इस खबर के अंदर की खबर क्या है, जानते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मंसूर मुगीरी से। जी मंसूर, सबसे पहले अंदर की खबर बताइए हमें। देखिए मिस फरजाना, जैसे आपने कहा कि जो सिंध हुकूमत है पीपल्स पार्टी के पास है और पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है वो 16वां बजट पेश करने जाएगी आइंदा जून के 10-12 तारीख को। तो ये साल इख्तिताम पजीर होने को है। हम अपने नाज़रीन को दिखा सकते हैं, ये बजट बुक है 2023-24 का। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हेल्थ का शोबा है, जिसके लिए बड़े ऐलानात किए गए थे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रकम रखी है, बहुत ज़्यादा स्कीमें रखी है, लेकिन हालत ये है कि कई ऐसी स्कीमें जो 12, 13, 14 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सकी हैं। मिसाल के तौर पर कोई मेडिकल कॉलेजेस हैं जो पूरे सिंध में 6 बनने थे। 6 मेडिकल कॉलेजेस का इस वजह से इन्होंने बनाना शुरू किया ताकि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो ज़्यादा से ज़्यादा फीसेस लेते हैं, 40-50 लाख रुपए पर साल का लेते हैं, जो गरीब लोगों के लिए बच्चों को डॉक्टर बनाना बड़ा मुश्किल था। तो कराची में 2 कॉलेज हैं, एक हैदराबाद है, मीरपुर खास है, सक्खर है, खैरपुर है। 12 सालों से वो कॉलेज अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके और मुसलसल बजट बुक में वो चल रहे हैं, और जिस वजह से एक तो उनकी कास्ट डबल होती जा रही है और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक निजी कॉलेजों में दाखिला लेना पड़ रहा है और 40-50 लाख रुपए फी साल का भरने पर मजबूर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फिला है, बहुत बड़ा फॉल्ट है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को इस तरफ देखना चाहिए कि 12-12, 13-13 सालों से ये मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पा रहे। और तो और जो पीपल्स पार्टी के कायदीन का शहर है, जहाँ पर जो पूरे कायदीन हैं वो दफन है, गड़ी खुदा बख्श में आबाई कब्रिस्तान है, वहाँ पर 50 बेडेड हॉस्पिटल का बुनियाद रखा गया 8 साल पहले। मैं आपको दिखाऊं, अपने नाज़रीन को दिखा सकता हूं कि ये पेपर है जिसमें बताया है कि 8 साल हो गए इसको, इस स्कीम को, और इस पे पैसे खर्च आने थे कुल सिर्फ 6 करोड़ रुपए। 8 साल हो गए, 6 करोड़ में वो अस्पताल मुकम्मल नहीं हो पा रही है। सिर्फ 6 करोड़ लगने थे। इस साल भी जो है 2 करोड़ 30 लाख रुपए रखे गए। हैरानगी की बात है कि जहाँ पर आपकी कायदीन दफन है, वहाँ पर साल में 2-3 बड़े प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर इमरजेंसी हो सकता है, आप उस हॉस्पिटल को इतना नज़रअंदाज करें। और तो और जरदारी साहब का आबाई ज़िला है नवाब शाह, और जो हमारे डिप्टी स्पीकर है मौजूदा कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफा शाह, उनका हल्का है दौलतपुर। मेन नेशनल हाईवे पे दौलतपुर पे एक्सीडेंट के लिए इमरजेंसी सेंटर बनाना था। 2011-12 की स्कीम है, वो भी अभी तक बन नहीं पा रही है। उसमें भी मुसलसल बजट बुक में चला रहे हैं। एक और मैं दिखा सकता हूँ अपने नाजरीन को कि ये जरदारी साहब के बहुत क्लोज है अली हसन जरदारी साहब, जो इस वक्त वजीर जेल खाना जात और वर्क सर्विसेज के हैं, कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में घोड़ाबाड़ी में एक मैटरनिटी होम बनाना है जिसमें 20 मिलियन, सिर्फ 2 करोड़ रुपए चाहिए, 2 करोड़ बस। और ये स्कीम है 2011-12 की, मतलब 12 साल से ज्यादा अर्सा हो गए, 2 करोड़ रुपए की मैटरनिटी होम बना नहीं पा रहे हैं। आप देखें कि सेहत के शोबे में छोटी रकम है मंसूर। ये तो बजट बुक में भी हमारी इतलात के मुताबिक बजट बुक में बाकायदा इसका बजट दिखाई देता है, तो फिर ये बजट जाता कहाँ पर है? इतनी मामूली सी रकम और जो वो इन्वेस्ट नहीं की जा रही।
देखिए, यही बहुत बड़ा अलमिया है कि पैसे, मिसाल के तौर पर कि 6 करोड़ में ये पैसे रखते हैं, 6 करोड़ की स्कीम है तो 50 लाख रुपए रख रहे हैं, 70 लाख रुपए रख रहे हैं और उसको मुसलसल चलाते आ रहे हैं। फिर 2-3 सालों के बाद उसकी कास्ट बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है, फिर रिवाइज पीसी बनाते हैं, रिवाइज बना के स्कीम को डबल पे लेके जाते हैं, जिसमें फ़ायदा किसका है? आप सोच लें, एक इंजीनियरों का फ़ायदा है, ठेकेदारों का फ़ायदा है, आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं। इवन गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट का तो लॉस है। तो सिंध गवर्नमेंट को, बिलावल साहब को खुसूसी तौर पर सेहत के शोबे में तवज्जो देनी चाहिए। और मज़े की बात ये मैं अपने नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि उसकी फूफी, बिलावल साहब की फूफी और जरदारी साहब की बहन जो है अजरा फजल पेचू हो, वो वज़ीर सेहत है। पिछली पूरे 5 सालों में वो वज़ीर सेहत रही, अब दोबारा वज़ीर सेहत है। जबकि उसके मियाँ जो हैं फजुल्ला पेचू साहब, वो सेक्रेटरी सेहत रहे हैं, तो 3-4 साल वो रहे, तो मजमूई तौर 8-9 साल इनके पास रहा है हेल्थ का शोबा, लेकिन बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से तो मंसूर हर बार ये कहा जाता है कि हम तालीम को प्रायोरिटी देंगे, हम जो है सेहत को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन प्रायोरिटी हमें नज़र कहीं नहीं आती है। हुकूमत के सेहत के हवाले से डिफाइंड गोल्स आखिर हैं क्या? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि सेहत और तालीम के मामले में ये कहते हैं और हर साल अच्छी खासी बजट रख भी रहे हैं, लेकिन पैसे थोड़े थोड़े रिलीज करते हैं, देते नहीं हैं, जिस वजह से इनकी तरजीहात ज़्यादातर इरीगेशन पे है। इरीगेशन वर्क सर्विस में तरजीह ज़्यादा है। और वहाँ पर मामलात में किसी और प्रोग्राम में बताऊँगा, वहाँ की भी बड़ी स्टोरीज़ हैं, तो वो मैं बताऊँगा। इस सेहत के शोबे में ट्रामा सेंटर बनने थे पूरे सिंध में, वो भी कई अजला में ट्रामा सेंटर नहीं बन पा रहे। तो सेहत का शोबा बहुत बुरे हालात में है। यहाँ तक आप देखें कि जो इनके ज़िले हॉस्पिटल्स हैं, अब वो NGOs को देना शुरू कर दिया है। बदीन का हॉस्पिटल दे दिया है और अजला का हॉस्पिटल दे दिया है। PPHI जो छोटे BHUs से, वहाँ पर एक अफसर को उन्होंने लगा दिया, 10-12 साल रहा, उन्होंने PPHI खड़ा कर दिया। उसके बाद जो है इनके पास कोई तालके में, कोई ज़िले में कोई इस तरह का निज़ाम नहीं है कि हॉस्पिटल जो आप बना रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल DHQs THQs, तो वो मुकम्मल नहीं हो पा रहे। वहाँ का इंतजाम इतना बुरा है, लोगों को अद्वियात नहीं मिल पा रहे। लेकिन मंसूर, एक तरफ तो जो सिंध हुकूमत है वो निज़ाम सेहत के हवाले से जो है वो बड़े दावे करती दिखाई देती है कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, फिर वो दावे कहाँ चले जाते हैं? देखिए, दावे करना बहुत आसान है, ये बजट बुक इनका अपना है, इसमें सारी चीज़ें हैं। अगर किसी को कोई है तो आके मुझे बता दे। कोई बताने के लिए भी तैयार ना है। वो कह रहे हैं कि हर एक कह रहे हैं कि हाँ हम क्या करें, अफसरान की लापरवाही है, अफसरान की कोताही है, अफसरान पे ये छोड़ देते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि चीफ मिनिस्टर को खुद को नोटिस लेना चाहिए, इवन बिलावल साहब को नोटिस लेना चाहिए। अपनी फूफी से पूछे जो वजीर सेहत है, 5 साल अभी दोबारा बनी है, उनसे पूछे कि ये स्कीमें क्यों चल रही है। 10-12 सालों से आप कितने साल चलाएंगे? क्या 40-50 साल छोटे कामों के लिए? 6 करोड़ की नहीं पूछ सकते। हाँ, ये बात तो सही है, बिल्कुल नहीं पूछ सकते फूफी ने। तो फिर आखिर सेहत के शोबे में इतनी गैर संजीदगी क्यों दिखाई जा रही है? कौन होगा संजीदा इस हवाले से? मुझे तो लग नहीं रहा है। और मुराद शाह साहब का मैंने देखा है कि वो इस मामले में काफ़ी स्टैंड लेते हैं, लेकिन इस तरफ वो भी नहीं पूछते, क्योंकि वहाँ इस तरफ जाते हुए उसके भी पर जल जाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि वो ये समझ रहे हो कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, अजरा फजल पेचू साहिबा कर रही हैं, लेकिन आप देखें ना बजट बुक में मुसलसल चल रहे हैं। तो मुराद शाह के पास भी मैं समझता हूँ कि हेल्थ के साइड पे जो है वो इतना स्पेस नहीं है कि इनसे पूछताछ करे। अगर वजीर सेहत से नहीं पूछते हैं तो अफसरान से पूछे, सेक्रेटरी से पूछे, जो इनके डायरेक्टर्स हैं, जो इनके PDS हैं, उनसे पूछे। उनकी खिंचाई करनी चाहिए कि क्या वजह है कि सरकार के पैसे जो है ना आए हर साल बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को रिलीफ भी नहीं मिल रहा है। आप कितना साल आखिर इन स्कीमों को चलाएंगे? बिल्कुल। तो मंसूर, अगर देखें तो 18वीं तरमीम के बाद भी ये कहा जा रहा था कि सेहत के हवाले से बहुत जो है वो काम किया जाएगा, तो उसके बाद सेहत का निज़ाम बेहतर हुआ है या हम इसको अबतर ही समझें? देखिए, मैं बिल्कुल इसमें हूँ। 18वीं तरमीम के बाद होना चाहिए था। जैसे कराची में 3 बड़े हॉस्पिटल आ गए, वहाँ काफ़ी बेहतर मुझे लग रहा है। लेकिन जो स्कीमें आप चला रहे हैं, जो सेहत के DHQ जिला हॉस्पिटल, तालका हॉस्पिटल है, उनके तो बुरे हाल है। वो आपने NGOs को दे दिए, NGO चला रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास रिट नहीं है,
आपके पास अच्छी टीम नहीं है, जिस वजह से आप एनजीओ को देने पे मजबूर हैं। तो सेहत की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। एजुकेशन पे किसी और प्रोग्राम में मैं बता दूंगा, वहाँ पे बुरे हालात है, कोई आइडियल सूरत हाल वहाँ नहीं है। मुझे सिंध में एक ऐसी हॉस्पिटल दिखा दे जहाँ पर इनके एमपीएस, वज़रा और पार्टी के लोग जाके वहाँ पर इलाज करा रहे हो। मुझे एक बता दें कि कौन सी ऐसी हॉस्पिटल जहाँ पर ओपीडी के लिए जा रहे हो, जिसके ऑपरेशन के लिए जा रहे हो। ये तो जब बड़े वजीर और वज़ीर आला साहब दीगर होते हैं तो ये बैरून मुल्क चले जाते हैं। यहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं कराची में, वहाँ से इलाज करा रहे हैं, क्योंकि इनके वहाँ से असम्बली से बिल, वहाँ मेडिकल के बिल बन जाते हैं। तो मजमूई तौर होना तो ये चाहिए कि जो पीपल्स पार्टी की सरकार है, जो अवामी सरकार है, जो दावेदार है, वो खुद इन हॉस्पिटल को इतना अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करे ताकि खुद जाएं, खुद इलाज लोगों को बता सकें कि ये देखिए हम करा रहे हैं। डॉक्टर्स की जानिब से सर्विस स्ट्रक्चर बनाने का मुतालबा किया गया था, वो मुतालबा भी पूरा नहीं हुआ। देखिए, डॉक्टरों की बहुत सारे मुतालबात इन्होंने पूरे भी किए हैं, लेबर किए हैं, लेकिन वही डॉक्टर जो हजरात हैं वो कंट्रोल नहीं पा रहे हैं। सियासी भर्तियाँ ज़्यादा हैं, सियासी अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है। आपके एमएस, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डीएचओ, सारे एमपी एमएनए वज़रा लगा रहे। हर इजला में जो एमपी एमएनए वजीर है उनकी मर्जी का वहाँ बंदा लगता है। जब उनकी मर्जी का बंदा लगेगा तो उनसे कौन पूछेगा? ये बहुत बड़ा फिला है, बहुत बड़ा फॉल्ट है कि आप इदारों को अगर सियासत के भेद चढ़ाएंगे तो नताज यही होंगे जो आप देख रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा बेहतर है कि हेल्थ, एजुकेशन, जो विफाकी सेहत सहूलत है वो वजारत क्या काम कर रही है आखिर, वो फिर सूबों को क्यों नहीं पूछ रही है? देखिए, वजारत जो सेहत है फेडरल गवर्नमेंट के, उनका तो इनसे भी बुरा हाल है। हमने देख लिया है कि इन्होंने कुछ फिर भी उन्होंने बजट अच्छा देके अच्छा किया है, लेकिन जब ये तीनों हॉस्पिटल कराची के, जिसमें जना हॉस्पिटल है, बच्चों का हॉस्पिटल है, एनआईसीवीडी है, इनके पास था तो इनके चलो इंतज़ाम ठीक है, अफसरान अच्छे थे, लेकिन बजट के मामले में, अद्वियात के मामले में, सहूलियात के मामले में फेडरल गवर्नमेंट पैसे बिल्कुल खर्च नहीं कर रही थी। इन्होंने पैसे ठीक ठाक लगाए, खर्च किए हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। जो नई चीज़ें बनाने जा रहे हैं, जो इनकी जब से सरकार है 15 साल वो वाले और 16 साल ये चल रहा है, तो इसकी में मुसलसल यही है। होना तो ये चाहिए था कि 16 साल का पीरियड बहुत ज़्यादा है, सिंध में कम अज़ कम हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर इस तरह का होना चाहिए कि आइडियल होना चाहिए। क्योंकि आपको ये तो अभी नहीं कह सकते, जैसे बेनज़ीर साहिबा कहती थी कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मेरी हुकूमत को 2-3 सालों में ख़त्म किया जा रहा है, फेडरल गवर्नमेंट सूबाई को। अब तो आपकी 5-5 साल 3 मुद्दतें पूरी हो गई हैं, तो आपको इस तरह से प्लान करना चाहिए ताकि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल पाए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि हेल्थ के मामले में इनकी बिल्कुल गैर संजीदगी है और सियासी मुदाखलत इतना ज़्यादा है कि आपकी सोच है। तो इस हवाले से आपने किसी ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि 10-10 साल गुजर गए हैं, स्कीमें शुरू की गई, स्कीमें मुकम्मल नहीं हुई, मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए गए, वो कॉलेजेस शुरू नहीं हुए, और इमरजेंसी सेंटर बनाने का कहा गया था, वो भी नहीं बने। जी मिस फरजाना साहिबा, मैंने वज़ीर सेहत जो हैं अज़रा फजल पेचो साहब को फ़ोन किया, मैंने मैसेज किए जो रिकॉर्ड पे है, कोई मौक़िफ़ नहीं आया इस मामले में। यहाँ जो सिंध गवर्नमेंट का ये है कि वो कहते हैं भली हम पे तनकीद करो, अब वो अपनी मर्ज़ी का काम करते हैं। तनकीद हम कुछ भी करें, तनकीद क्या, हम तो उनकी निशानदेही करते हैं कामों की कि इनको ठीक करो, इससे आवाम को भला मिलेगा, आपका जो वोट बैंक है वो बेहतर होगा। जब लोगों को रिलीफ मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वोट बैंक तो इनका अच्छा होगा, इनका बेहतर होगा। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि हम जब इन चीज़ों को दिखाते हैं वो समझ रहे हैं कि ये मुखालफीन हम पे तनकीद करते हैं, हालांकि हम तो निशानदेही कर रहे हैं कि भाई आपके बजट बुक में देखो, आपकी चीज़ें बेहतर करो, आवाम को रिलीफ दो। 15 साल का अर्सा बहुत ज़्यादा है, 15 सालों में आप अभी तक न हेल्थ को इतना अच्छा कर सकें। जैसे मैंने मिसाल दी कि कोई ऐसी हॉस्पिटल बता दें ज़िले की, तलके की, जहाँ पर आपके एमपीए, वजीर, एमएनए, जो चीफ मिनिस्टर इवन खुद जाके वहाँ इलाज करवा रहा हो, कोई ऐसा मिसाल हमें मौजूद नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, देखा जाए तो हम सिर्फ कोशिश ये करते हैं कि उस मुद्दे को, उस जो है खबर को हाईलाइट किया जाए ताकि उसके ऊपर कोई वर्किंग हो। बजट बुक में हमें सारा बजट दिखाई देता है लेकिन काम कोई दिखाई नहीं देता। मंसूर बजट भी जो है वो बजट बुक में दिखाई देता है, मंजूरी कौन देता है उसकी, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता।
देखिए, बिल्कुल इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है, क्योंकि महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से जब स्कीम में जाती हैं तो वो अप्रूवल देते हैं। उस अप्रूवल के बाद फिर उन एग्जीक्यूशन महकमा खुद करता है। मिसाल ये हेल्थ डिपार्टमेंट है तो एग्जीक्यूशन करते हैं, उसके बाद फिर महकमा प्लानिंग वाले उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं, देखते हैं। लेकिन वो उनकी ऑब्जर्वेशन भी मॉनिटरिंग वाले देते रहते हैं, होता कुछ भी नहीं है। पिछले गवर्नमेंट में मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत सारी स्कीमों में गड़बड़ हुई, करप्शन हुआ, तो पीएनडी की जानिब से बहुत सारी ऐसी स्कीमें थी, एंटी करप्शन को भेजा गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे। नतीजे में क्या होता है कि एंटी करप्शन के भी हाथ पांव बंधे होते हैं और वहाँ पर जो मुलव्वस लोग हैं वो इतने बाअसर होते हैं। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल जो हैं लोग वो हर जगह पे अपना काम निकाल लेते हैं, तो एंटी करप्शन भी उसको कुछ नहीं कर पाती। इवन यहाँ तक कि सीएम कुछ नहीं कर पाता। सियासी लोगों का एक बड़ा एक मुनज़्ज़म ग्रुप है, वो ग्रोह है। बिल्कुल, ये सेहत के शोबे को हम मंसूर अव्वलीन तरजीह करार तो देते हैं, लेकिन असर रसूख की वजह से जो है सेहत का शोबा भी जो है वो डाउनफॉल की तरफ ही जाता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम एक बहुत ही अहम सोशल इशू आपके सामने लाए हैं। वो ये है कि मुल्क में बढ़ती हुई कारोबार और मुलाजमतों के कम मौके होने की वजह से हमारे बहुत ही ज़हीन हुनरमंद नौजवान अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। गुज़िश्ता 6 वर्षों में 30,49,000 माहिरीन, डॉक्टर, हुनरमंद और मजदूर बैरून मुल्क चले गए हैं। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता नौजवानों को अपने मुल्क में ही मुलाजमतें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से बैरून मुल्क जाना पड़ रहा है। बहुत से लोग गैर कानूनी ज़राए या फिर डंकी के जरिए बैरून मुल्क जाते हैं और पकड़े जाने के बाद डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि साल 2021 से 2023 तक 1,54,205 पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट हुए हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खसूसी फ़हीम अख्तर देंगे हम। जी फ़हीम, बताइएगा अंदर की खबर क्या है? बहुत शुक्रिया फरजाना। ये ख़बर से ज़्यादा ये एक नोहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का और बिलखुसूस पाकिस्तान के नौजवानों का और पाकिस्तान की मईशत का। क्योंकि जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आती है वो दावे तो पहले बहुत करती है कि हम रोज़गार के मौके फ़राहम करेंगे, हम इंडस्ट्री लगा देंगे और बाहर से लोग जो हैं वो पाकिस्तान में मुलाजमतें हासिल करने आएंगे। लेकिन जो रिकॉर्ड है, जो डेटा है, वो ये बता रहा है दावे अपनी जगह, लेकिन उन दावों के बरक्स चीज़ें हो रही हैं। ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन का सरकारी डेटा है। इसके मुताबिक गुज़श्ता 6 साल में 30,49,000 जो पाकिस्तानी हैं उनमें आला तालीम याफ्ता माहिरीन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हुनरमंद, हाईली जो स्किलफुल पर्सनस हैं और लेबर, ये बैरून मुल्क गई है। और इनमें से बड़ी जो तादाद है वो गुज़श्ता 2.5 बरसों में पीडीएम, मुस्लिम लीग नून की और निगरान हुकूमत के दौर में गई है। और इनकी जो कुल तादाद है वो 19,10,000 से ज़्यादा है, जबकि तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के दौर के अंदर ये तादाद 11,39,000 थी। गो के ये रेशो उस दौर में भी ज़्यादा होती, लेकिन कोविड के 2 साल है, इस वजह से वो रेशो थोड़ी सी कम रही। लेकिन ये जो हर महीने की बुनियाद के ऊपर और हर साल की बुनियाद के ऊपर ये तादाद जो वो बढ़ती जा रही है। जो दस्तावेज़ है फरजाना, इसके मुताबिक इन 6 बरसों में 17,30,500 जो 49 ऐसे माहिरीन थे जो आला तालीम याफ्ता हैं, कोई हुनरमंद भी उनमें शामिल हैं, डॉक्टर्स भी हैं, मेडिकल स्टाफ भी है और इंजीनियर्स भी हैं। 6 बरसों में जो 13,18,000 से ज़्यादा जो हैं वो लेबर के तौर पर पाकिस्तानी बाहर गए हैं। जबकि अगर हम देखें कैटेगरी वाइज के ऑक्यूपेशन के हिसाब से कौन से जो लोग बाहर गए हैं उनकी तादाद क्या है, उनमें 11,645 डॉक्टर्स हैं, 14,867 जो हैं वो ज़री माहिरीन हैं और 28,510 जो हैं वो इंजीनियर्स हैं। 2019 से 2021 में 4,500 जो है वो बाहर मुंतकिल हो रहा है। 7,818 जो हैं वो ज़री माहिरीन हैं, जबकि 2022 से अब तक
7,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स चले गए हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान 4 साल 5 साल लगाती है, उनको तालीम देती है, तमाम रिसोर्सेज जो हैं उनको फराहम किए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में रोज़गार के मौक़े ज़्यादा ना होने की वजह से, बेरोज़गारी होने की वजह से और जो मुलाजमतों के हसूल है उनके मौक़े कम होने की वजह से ये जो ब्रेन है वो पाक का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। क्योंकि इससे एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि पाकिस्तान को रेमिटेंसेस मिलते हैं, ज़र मुबादला बाहर से आता है, लेकिन ये आर्जी है। अगर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में की कुल देखें तो वहाँ पर जो ब्रेन के एवज जो ज़र मुबादला हासिल किया जाता है वो कम होता है, उनकी तादाद कम होती है। वो जो ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक, वो कोशिश करते हैं कि जो अपने उनके ममालिक के ब्रेन हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, आला तालीम याफ्ता लोग हैं, वो मैक्सिमम अपने मुल्क में रहकर खिदमत करें, वो रोज़गार के मौके पैदा करें। और जो ज़र मुबादला बाहर से आता है वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म होता है। और फिर जो दूसरी नस्ल भी उनकी आती है तो वो भी वो ज़र मुबादला अपने ममालिक में नहीं भेजती। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हुकूमती सतह के ऊपर ये बड़े खुशी से ये डेटा शेयर किया जाता है कि देखें हम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के मौके पैदा कर रहे हैं और इससे पाकिस्तान का ब्रेन ना सिर्फ ड्रेन हो रहा है बल्कि इससे जो पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ हो सकती है, इंडस्ट्री की ग्रोथ हो सकती है, लोगों को और रोज़गार के मौके मिल सकते हैं, वो भी नहीं हो पा रहे। और अगर डेटे की बुनियाद के ऊपर हम देखें तो साल 2022 में से अब तक 17,000 जो इंजीनियर्स हैं वो बैरून मुल्क गए हैं। ये इंजीनियर्स इनमें कोई आईटी के एक्सपर्ट्स भी होंगे, कोई मैकेनिकल इंजीनियर होंगे, कोई सॉफ्टवेयर के होंगे, मतलब वो तमाम जो शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले आला तालीम याफ्ता लोग हैं वो जा रहे हैं। और इन 6 बरसों में 60 से ज़्यादा ममालिक में पाकिस्तानी गए हैं। सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में 16,90,000 पाकिस्तानी गए हैं, यूएई में 6,78,000 पाकिस्तानी हैं, इसी तरीके से ओमान में 4,95,000 पाकिस्तानी हैं। अच्छा फ़हीम, तो आने वाले वक्तों में अगर देखा जाए तो ये मामला कितना संगीन हो सकता है जिस तादाद में आप बता रहे हैं हमें? के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गैर कानूनी तौर के ऊपर भी जाते हैं, लेकिन किसी भी हुकूमती सतह के ऊपर इनका डेटा मौजूद नहीं है। एक FIA की रिपोर्ट हमने हासिल की। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से 2023 के दौरान 1,54,000 पाकिस्तानी जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि डिपोर्ट होने वाला है। इनमें बाज़ ऐसे लोग हैं जो डंकी लगा कर गए हैं, कुछ जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा कर भी गए हैं। FIA कहता है कि 2021 से 2023 अक्टूबर तक 44,000 ऐसे लोग हैं जिनको जाली दस्तावेज़ात की बुनियाद के ऊपर जो जहाज़ हैं या एयरपोर्ट्स हैं वहाँ से उनको ऑफलोड किया गया। और सिर्फ अगर डेटा देखें तो सिर्फ यूरोप से 17,773 पाकिस्तानी जो हैं वो डिपोर्ट हुए हैं और उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो तुर्की से हुए हैं। अगर आप डंकी जो लगाने वाले लोग हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर जो इंसानी स्मगलिंग का लोग काम भी करते हैं, तो वो जो ज़मीनी रास्ता है, समुद्री रास्ता है, तो वो यूरोप में इंटर होने के लिए तुर्की पहुंचते हैं और वहीं पर ये पकड़े जाते हैं। तो 15,000 के करीब जो नंबर है वो सिर्फ तुर्की का है कि वहाँ से जो पाकिस्तानी हैं वो डिपोर्ट हुए हैं। जबकि FIA का ये कहना है कि जो यूनान में गुज़श्ता साल अप्रैल 2023 में कश्ती का एक वाक़या हुआ था जहाँ में बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो इसमें जहाँ बहक हो गए थे, उसके बाद इंसानी स्मगलर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो की जा रही है और अब तक उनका कहना है कि 281 शिकायत मौसूल हुई हैं, 240 इंसानी स्मगलर्स को नामजद किया गया है, 191 FIRs हुई हैं और 90 के करीब इन स्मगलर्स को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद ये नंबर जो है किसी रियासती या हुकूमत पाकिस्तान के किसी इदारे के पास ये नंबर नहीं है कि कितने लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर के ऊपर गए हैं। ये वो नंबर है कि जो डिपोर्ट हुए हैं। लाखों की तादाद में ये लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं और 30 लाख तो सिर्फ वो नंबर है जो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान या सरकारी तरीके से जो कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन या जो ब्यूरो है उसके ज़रिए पाकिस्तानी बाहर गए हैं और ये एक बहुत बड़ा ब्रेन जो है वो ड्रेन हो रहा है। ठीक है फ़हीम, अगर देखा जाए तो जो तादाद आपने हमें बताई है, इतनी बड़ी तादाद में हमारा एक पढ़ा लिखा तबका वो बाहर बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है, तो ये आने वाले वक्तों में ये मामला कितना संगीन हो सकता है? देखें, अगर गुज़श्ता 3 साल का डेटा हम देखें तो ये नंबर बढ़ता जा रहा है।
सिर्फ अप्रैल 2024 है उस तक 2-2.25 लाख के करीब पाकिस्तानी जो है बाहर चला गया है। गुज़श्ता 2 साल में ये तादाद 8 लाख 8.5 लाख तक रही है। तो सिर्फ पीडीएम और निगरान और मुस्लिम लीग नून की इस हुकूमत का अगर हम डेटा देखें तो इसमें एक बड़ा नंबर जो है वो पाकिस्तानियों का बाहर गया है और ये तादाद बढ़ती जा रही है। इसकी बड़ी वजह वही है कि फोकस नहीं है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है उनको मराहत नहीं दी जा रही, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी प्लानिंग्स नहीं है और वो तमाम जहन जो कि एक इंडस्ट्री लगाने के हवाले से काम आ सकते हैं, इनमें बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, मेडिकल स्टाफ के अलावा जो दीगर जो स्किल्ड पर्सनस हैं वो भी जा रहे हैं, जिनके ऊपर रियासत पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने खर्च किया, अपने तालीमी इदारे फराहम किए, तमाम सहूलियात फराहम की और उसके बाद ये सारे लोग जो हैं वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। और ये अगर आप देखें तमाम पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर, इवन अखबारात के अंदर भी देखें तो बैरून मुल्क जाने के लिए इश्तिहारात आते हैं और एक बड़ा नंबर अभी जब भी आप देखें तो जो एम्बेसीज़ हैं वहाँ पर इंटरव्यूज़ देने के लिए पहुँचे होते हैं, किसी ना किसी तरीके से वीज़ा लगवाने के लिए लाखों लोग जो हैं वो जो जाली काम करने हर एम्बेसी के अंदर अगर फहीम देखा जाए तो हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हैं। बड़ी मेरे ख्याल में यहाँ पर हुकूमत को फरजाना तवज्जो देनी चाहिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है, एक बड़ी तादाद पाकिस्तान से बाहर क्यों जाना चाह रही है। ठीक है, पाकिस्तान के मौशी हालात ठीक नहीं है, लेकिन एक बड़ी इंडस्ट्री को भी लगाया जाना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए और ये जो जहन पाकिस्तानी बाहर जाकर इस्तेमाल हो रहा है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक, अच्छा फ़हीम ये बताइएगा कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद में क्या इजाफा हुआ है? देखें वही रेशो आ रही है। अगर सिर्फ पहले 4 महीने का जो डेटा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जारी किया है वो देखें तो 2.25 लाख का है, यानी कि 4 महीनों में 50,000 फी पाकिस्तानी जो है वो हर मंथ के हिसाब से बाहर जा रहा है और जब 12 महीनों तक पहुंचेगा तो ये डेटा जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा और जो 8-8.5 लाख का फिगर आ रहा है वो बढ़ता जाएगा। पीटीआई के जो 3-3.5 साल की हुकूमत थी उसका अगर हम डेटा देखें तो 11 लाख पाकिस्तानी बाहर गए थे, लेकिन बीच में एक कोविड का एक साल आया था और उसके बाद फिर कुछ दुनिया खुलना शुरू हुई तो उस साल की रेशो कम रही, लेकिन बाद में वो रेशो बढ़ना शुरू हो गई और यही रेशो अभी भी है। आप देख सकती हैं कि इतनी ज़्यादा ख़राब पाकिस्तान के मौशी हालात हैं और फिर पाकिस्तान की जो करेंसी भी डीवैल्यू हुई है तो वो भी अब लोगों के लिए अट्रैक्टिव की एक बड़ी वजह, अट्रैक्शन की बड़ी वजह बन चुकी है कि बैरून मुल्क जाएंगे कि वहाँ की करेंसी जो है वो ज़्यादा वैल्यू रखती है बनिस्बत पाकिस्तान के, तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो वो पाकिस्तान को वापस भेजेंगे। लेकिन ये अगर आप देखें कि एक ब्रेन के एवज़ अगर हम वहाँ से ज़र मुबादला हासिल कर रहे हैं तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये घाटे का सौदा है, क्योंकि जो काम जो ब्रेन पाकिस्तान के अंदर रहकर काम वो कर सकते हैं वो बैरून मुल्क से ज़र मुबादला उसका मुकाबला नहीं कर सकते और ये फिर मुस्तकिल भी नहीं है, कुछ अरसे के लिए होता है। तो ये एक रेशो बढ़ती जा रही है और लोगों के अंदर और बिलखुसूस जो एक्सपर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायूस भी हैं, बिलखुसूस हुकूमती सतह के ऊपर उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती या फिर जो मार्केट है वहाँ पर उनको सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। इवन कि फैसलाबाद की अगर इंडस्ट्री की बात करें जो तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्री थी वो बढ़ रही थी, लोग एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वहाँ से ऑर्डर्स भी मिल रहे थे दुनिया भर से, लेकिन बाद में एक ऐसा कोरोना की सूरत हाल पैदा हुई और फिर जिस तरीके से हुकूमत तब्दील हुई तो फिर वो मामला ख़राब हो गए और उसके बाद से लेकर अब तक आप देखें कि जो इम्पैक्ट पड़ा है ये बहुत बड़ा नंबर जो है वो सामने आया जो कि बाहर जा रहा है। इसी तरीके से अच्छा फ़हीम, अगर हम इस रेशो को देखें, इस आदादो शुमार को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आने दिनों में ये तादाद जो है हर साल इसमें इजाफा होगा का? यही नंबर शो हो रहा है। 2022 के बाद से देखें तो सिर्फ इन 2.5 बरसों में 19 लाख ऑलमोस्ट 2 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं ये बाहर चले गए हैं और इनमें से बड़ी तादाद जो है वो फरजाना वही लोग हैं जो आला तालीम याफ्ता हैं, हुनरमंद हैं, हाईली हुनरमंद हैं और कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं और ये तमाम शोबों से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं ये गए हैं और ज़्यादा तादाद में सऊदी अरब, UAE, ओमान, इसके अलावा और जो दीगर ममालिक हैं वहाँ जा रहे हैं। यूरोप के अंदर भी पाकिस्तान के जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं या फिर जो एग्रीकल्चर से मुंसलिक लोग हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं। तो एक खौफनाक किस्म की एक कहानी है। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने
पैदा किया, पाकिस्तान ने बनाया, उनको तमाम सहूलियात फराहम की। लेकिन फ़हीम, उनके पास क्या ऑप्शन रह जाती है जब हमारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स जो हैं उनकी हर साल जो है वो तादाद बढ़ती जा रही है, उन्हें मुलाजमतें नहीं मिल रही, फिर अगली ऑप्शन क्या रह जाती है? अगर उन्हें पाकिस्तान में भी मुलाजमत नहीं मिलनी, वो बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं होंगे, तो क्या करेंगे फिर वो? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि बाहर जाना बुरी बात नहीं है, वहाँ से ज़र मुबादला आएंगे, लेकिन कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ब्रेन है। वो पाकिस्तान जिसने इनके ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, हुकूमत को ये सोचना चाहिए, एक पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए, वजारत मनसूबाबंदी को और जो दीगर हमारे जो वजारतें हैं या फिर जो महकमे हैं उनको देखना चाहिए कि चले फ्रेश ग्रेजुएट्स तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स जा रहे हैं वो बड़ा खौफनाक है। और एक्सपर्ट्स का बाहर जाने का मतलब ये कि आप मौशी तौर के ऊपर कमज़ोर हो रहे हैं, आप मईशत को कमज़ोर कर रहे हैं। तो इस बैलेंस को देखना चाहिए हुकूमती सतह के ऊपर भी कि आखिर क्या वजूहात है कि पढ़ा लिखा तबका, एक्सपर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। ना सिर्फ बाहर कानूनी तरीके से जा रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिनकी वीज़ाज रिजेक्ट हो जाती हैं तो वो फिर गैर कानूनी तरीके से जाते हैं और जाने भी ज़ाया हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि अप्रैल 2023 में जो यूनान में कश्ती उलटने का जो वाक़या पेश आया उसमें बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और पाकिस्तान वैसे खुशकिस्मत मुल्कों में ममालिक में से है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो ज़्यादातर आबादी जो है वो नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है। तो नौजवानों के हवाले से पॉलिसीज़ मुरतब करनी चाहिए। हुकूमत को फिलफौर और सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो इस इशू के ऊपर करना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी वजूहात हैं कि इतने ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर रोज़गार के मौके होने चाहिए। ये तो लोग यहाँ पर रहें, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए फिर मौके पैदा क्यों नहीं कर रही है? उसकी शक्ल में हासिल हो सकती हैं, उसके लिए फ़ायदेमंद हो। हुकूमत की तवज्जो इस हवाले से मैंने मुतअद्दिद जो वज़रा हैं उनसे रब्ता किया, वजारतों से रब्ता किया, उन्होंने कहा इसके ऊपर एक गौर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा यह भी एक हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इतने ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पाकिस्तानियों को बाहर मिल रही हैं। लेकिन फोकस जो है वो अब हुकूमती हलकों का ये कहना है कि जो SIFC है जो कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसके ज़रिए जो अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो फिर पाकिस्तान में ये सिलसिला जो ज़्यादा तादाद में बाहर जाने वाला है ये रुक सकता है, ये थम सकता है। लेकिन SIFC के अलावा भी हुकूमती सतह के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ है, उनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। नौजवानों को कर्ज़े दिए जाएं ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें, क्योंकि मईशत बेहतर तभी हो सकती है, ये तो हर बंदा जानता है कि इंपोर्ट से ज़्यादा अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स होंगी तभी पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। करेंसी भी जो डीवैल्यू हो रही है उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, डॉलर या फिर जो दीगर गैर मुल्की करेंसीज़ हैं उसकी वैल्यू कम होगी। और फिर ये जो लोग पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं ये फिर पाकिस्तान में रहकर मुल्क की खिदमत भी कर सकेंगे और जो ब्रेन पाकिस्तान का है वो ड्रेन नहीं होगा बल्कि यहाँ यूटिलाइज़ होगा। अच्छा फ़हीम, आपने बड़ी होशरुबा किस्म की हमें डिटेल्स बताई हैं, उसको रेशो बताया कि इतनी रेशो में इतने जो तादाद है वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो रही है हमारे पढ़े लिखे और ख़ास तौर पे एक्सपर्ट्स की। तो क्या हमने इस हवाले से उन नौजवानों का, उन एक्सपर्ट्स का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की? क्या वजह है बैरून मुल्क मुंतकिल होने की जबकि वो यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं? देखिए, ऐसे मुतअद्दिद जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं जो कि बैरून मुल्क शिफ्ट हुए हैं, उनसे मैंने रब्ता किया तो उन्होंने हर एक की अलग कहानी है, लेकिन कॉमन चीज़ उनमें से एक ये है कि हुकूमती सतह के ऊपर जो है वो पज़ीराई नहीं की जाती। मार्केट बेस्ड जो सैलरीज़ हैं वो नहीं मिलती। इवन के जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वहाँ पर भी और उनके जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता। और सबसे बढ़कर काम ज़्यादा होता है, उसको पे कम किया जाता है। और कई लोगों ने तो ये भी बताया कि जो इंडस्ट्री है वो कम हो रही है, ख़त्म हो रही है, रुझान कम हो रहा है। तो यही वजह है कि वो बैरून मुल्क शिफ्ट हुए और वहाँ से उनको ऑफ़र्स ज़्यादा मिल रही हैं। और ये पहले कुछ लोग गए, फिर उनसे लिंक्स डिवेल्प होते गए और फिर वहाँ से उनको जो है वो पेशकशें आना शुरू हुई। और यूँ जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे इंजीनियर्स हो गए या फिर जो बाकी लोग हो गए, ज़री माहिरीन हो गए, वो फिर जाना शुरू हो गए। और इसी तरीके से जो हमारा मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो भी बड़ी तादाद में जो है वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। तो यूँ एक बहुत बड़ी और दर्दनाक किस्म की एक स्टोरी है। फ़हीम, देखा जाए तो हमारी आज की खबर के अंदर दो तरह का तबका है जो बाहर मुंतकिल हो रहा है। एक हमारा पढ़ा लिखा तबका, दूसरा हमारा वो अनपढ़ तबका जो कि मजदूरी के अंदर इन्वॉल्व है, जो मजदूरी करता है। इन दोनों तबकों के लिए
हुकूमत की जानिब से या किसी सरकारी अहदेदार से आपने उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि आखिर क्यों इतनी बड़ी तादाद में हमारी अवाम जो है, हमारे नौजवान जो हैं वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं? देखिए 6 सालों का अगर डेटा देखें तो 30 लाख टोटल है और उनमें से 17 लाख ऐसे हैं जो हुनरमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, आला तालीम याफ्ता हैं और माहिरीन हैं। तो जो लेबर है वो लेबर 13 लाख है। ये कम है बनिस्बत स्किल, हाईली स्किल और एजुकेटेड लोगों के। तो हुकूमत से हमने ये जानने की कोशिश की, जो ओवरसीज़ वजारत है उनके हुकाम से भी हमने यही बात की और जो दीगर वजारतें हैं उनसे भी यही बात की। तो उनका यही कहना था कि ख़राब मुआशी हालात हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, वहाँ से ज़र मुबादला आएगा। लेकिन बात वही है फरजाना कि ज़र मुबादला किस कॉस्ट के ऊपर आ रहा है कि वो 17 लाख पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं और जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं वो जा रहे हैं। पाकिस्तान का एक बेहतरीन जहन वहाँ पर जा रहा है और उसके बदले ज़र मुबादला आ रहा है। लेबर की हद तक तो चले ठीक है बात, पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा हो रही है, नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल ज़्यादा लोग हैं, अनपढ़ हैं, वो लोग चले जाते हैं, चले उससे तो मामला ठीक है। लेकिन असल जो फोकस वाली चीज़ है, जो परेशान कुन चीज़ है, वो 17 लाख से ज़्यादा का नंबर है जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। तो वो बेहतरी तभी होगी जब आप मार्केट के अंदर बिल्कुल, जब हम अपने नौजवानों के लिए मौके पैदा करेंगे, उनकी मुआशी उनको सहूलियात देंगे और उनके मुस्तकबिल को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अहकाम वाला को जो है इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए कि हम इसके ऊपर किस तरह से काबू पा सकते हैं, क्योंकि हमारे हुनरमंद अफराद जो हैं वो ज़्यादा तादाद में हैं, बजाय इसके कि हमारी लेबर है वो इस हवाले से ज़्यादा बैरून मुल्क मुंतकिल हो रही है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक और अहम खबर के साथ, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। करप्शन और माली बदउनवानी के किस्से हम आए रोज सुनते हैं और ऐसे में एक इंकशाफ से भरपूर स्टोरी कराची के महकमा एनर्जी से सामने आई है, जिसमें करप्शन के होशरुबा इंकशाफात भी सामने आए हैं। माली बेज़ाब्तगी में मुलव्वस सेक्शन ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया है। महकमा खजाना के साबिक स्पेशल सेक्रेटरी शामिर खान भुट्टो की जानिब से की गई तहकीकात में इंकशाफात भी सामने आए हैं। सेक्रेटरी सर्विसेज की जानिब से ऑफिसर सुपरिटेंडेंट फैज़ मोहम्मद शाह को मुअत्तल करके शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया है। मजीद कार्रवाई के लिए ये मामला महकमा एंटी करप्शन या नैब को भेजने का फैसला भी किया गया है। नाज़रीन, करप्शन के इस स्कैंडल को बेनकाब करेंगे और जानेंगे कि इस बदउनवानी में किसका हाथ है और किसने कितने हाथ साफ किए हैं। तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जाहिद खोखर। जी जाहिद खोखर, अंदर की खबर बताइएगा। जी फरजाना, इस वक्त जो इब्तिदाई तहकीकात हुई है उसके मुताबिक 80 करोड़ रुपए की रकम हड़प कर ली गई है और ये तमाम शवाहिद मिल चुके हैं और उसके बाद उस सेक्शन अफसर को मुअत्तल किया गया है, शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। ये मामला जब सामने आया, वज़ीर सिंध के इल्म में आया, तो उन्होंने एक तहकीकाती कमेटी बनाई और स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस के साबिका शामिर खान भुट्टो तकरीबन 16 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी करके उनको तहकीकात करने की हिदायत दी गई। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये अहकाम दिए गए, जिसकी रोशनी में उन्होंने तहकीकात शुरू की। जब वो तहकीकात उन्होंने शुरू की तो ये तमाम मामला ऐसे पेचीदा सामने आए और तमाम ये सबूत जो है उनके सामने आ गए और इस वक्त तक जो इब्तिदाई तहकीकात की गई इसमें तकरीबन 80 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम एक सेक्शन अफसर की जानिब से हड़प कर ली गई है। ये बुनियादी तौर पर जो इनके ओहदे हैं, सुपरिटेंडेंट है और उन्होंने एक सेक्शन अफसर के ओहदे पर उनको तैनात किया गया था। तकरीबन 2018 से फैज़ मोहम्मद शाह साहब वो उस ओहदे पर तैनात थे। उन्होंने मुख्तलिफ ख़तों किताबत की है महकमा खजाना के साथ और इस वक्त मुख्तलिफ जितने सेक्रेटरीज रहे थे उनके जाली साइन करके ये ख़त लिखे गए थे महकमा खजाना को और उनसे ये फंड्स हासिल करते रहे और मजबूरी तौर पर इस वक्त जितने उनके सामने ये लेटर्स और शवाहिद आए उसके मुताबिक 80 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम हड़प कर ली गई है और शायद अब जब तफसीली कोई इंक्वायरी हो तो ये रकम अरबों रुपए में जा सकती है।
जो तहकीकात की गई उसमें बताया गया है कि 8 अगस्त 2023 को 280 मिलियन रुपए का एक लेटर जारी किया गया, रकम हासिल की गई और 260 मिलियन रुपए के फंड्स दूसरे वो हासिल कर लिए गए। दूसरे भी इस तरह से मुसलसल जो है एक ख़त व किताबत का सिलसिला शुरू किया गया और बदकिस्मती की बात यह है कि महकमा खजाना की जानिब से इस तरह से उनको फंड्स रिलीज़ करते रहे। जो साबिक सेक्रेटरी हैं फयाज अब्बासी, जो महकमा एनर्जी के सेक्रेटरी रहे हैं, उनके भी जाली दस्तखत से तकरीबन 70 मिलियन रुपए उन्होंने ड्रा कराए और महकमा एनर्जी के मुख्तलिफ कामों की मद में 300 मिलियन रुपए और एक है कोल एंड एनर्जी सेल, उसके लिए भी मुख्तलिफ फंड्स हासिल किए, तकरीबन 307 मिलियन रुपए वो फंड्स भी रिलीज़ कर दिए गए। फरवरी 2024 में सेक्रेटरी के का साइन करके उनकी मंजूरी से 284 मिलियन रुपए ये मंजूर कराए गए। जब ये तहकीकाती अफसर की जानिब से तहकीकात शुरू की गई, जो उस वक्त मुख्तलिफ जो सेक्रेटरीज रहे थे इस दौरान उनसे बयानात हासिल किए गए, जिसमें फयाज अब्बासी हैं और रेहान बलोच, उन्होंने बताया कि उनके तो सिग्नेचर ही नहीं है, उनके जाली दस्तखत कर लिए गए हैं और जाली दस्तखत करके ये फंड्स तमाम हासिल कर लिए गए हैं। और उसके साथ साथ दूसरे अबू बकर साहब हैं जो सेक्रेटरी उस वक्त रहे थे, उन्होंने भी कहा कि उनकी इल्मी बात नहीं है कि ये फंड्स किस तरह से रिलीज हुए। ना सिर्फ ये यहाँ तक बात खत्म होती है, मगर ऑडिट रिपोर्ट्स भी जो उन्होंने खुद जारी कराई महकमे की तरफ से, वो उस पर भी उन तमाम सेक्रेटरीज के जो है वो साइन करा दिए गए। फयाज अब्बासी साहब को जो लोग जानते हैं उनको पता है कि वो एक शरीफ और अच्छे अफसर हैं, तो इस तरह के कामों में कभी तस्वर भी नहीं कर सकते हैं। तो तमाम ये जब रिपोर्ट सामने आई महकमा सर्विसेज के पास, तो उन्होंने इस सेक्शन अफसर साहब को सस्पेंड किया है और शोकाज नोटिस जारी किया। बात सिर्फ ये नहीं है कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, जरूरी नहीं कि एक सेक्शन अफसर ने इतनी बड़ी रकम निकलवा ली, इसके पीछे तो कोई एक बड़ा सिस्टम होगा, महकमे के भी ताकतवर अफसरान मौजूद होंगे। और महकमा खजाना के हवाले से ये मशहूर है कि इस तरह से वो फंड्स रिलीज ही नहीं करते, या तो वो अपना हिसाबती रखते हैं या उस चीज़ की वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि महकमा खजाना के पास एक खत आ गया और उन्होंने इतनी बड़ी रकम उनको रिलीज कर दी और ये उन्होंने खुर्द बुर्द कर ली। जो बयान उन्होंने, जो तहकीकाती अफसर हैं, उन्होंने जो फैज़ मोहम्मद शाह साहब से लिया, उन्होंने भी मुख्तलिफ इस तरह मुतमिन करने वाले जवाब नहीं दिए। जी ऐसा हो सकता है, मुझे पता नहीं, मुझे टेलीफोन लाइन पर इंस्ट्रक्शन मिले थे, उन्होंने कहा जी ऐसा कर दे, तो ऐसा मैंने कर दिया। तो बहरहाल बात यह है कि 80 करोड़ रुपए के फंड्स जाहिद खोखर, जाहिद आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ और ये रकम जो है वो 80 करोड़ से तजावुज भी कर सकती है, ये अरबों में भी जा सकती है। और जिस तरह से आपने बताया कि हर कोई है वो जाली सिग्नेचर कर रहा है और फिर फंड्स रिलीज किए जा रहे हैं, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जी जिम्मेदार तो अभी इब्तदाई तहकीकात में तो उन्होंने एक सेक्शन अफसर को करार दिया है, मगर जिस तरह से मैंने एक अर्ज किया कि ये मुमकिन नहीं है कि एक सेक्शन अफसर अपनी इतनी बलबूते पर इतने बड़े फंड्स खुर्द बुर्द कर ले, ये एक सिस्टम हो सकता है। इसलिए इस मामले की प्रॉपर तहकीकात कराने की ज़रूरत है। जो बदकिस्मती की बात यह है कि जिस तरह से मुगेरी साहब ने शुरू में बताया कि महकमा एंटी करप्शन के हाथ पांव बांधे गए हैं, मगर मैं ये कहूँगा कि महकमा एंटी करप्शन बदकिस्मती से एक तो हाथ पांव बांधे गए हैं, सियासी रसूख भी होता है, दूसरा ये है कि महकमा एंटी करप्शन के अफसरान भी बदकिस्मती से खुद उन जो है मामलात में मुलविस रहे हैं, खुद करप्शन के मामलात में मुलविस रहे हैं, पैसे हिसाबती लेकर उनको क्लीन चिट देते आ रहे हैं। आपको याद होगा हाल ही में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अंदर 2 अरब रुपए की करप्शन जाहिर हुई थी, वो हमने ही 92 न्यूज़ पर खबर ब्रेक की थी, उसके बाद तहकीकात हुई थी। जी आगे गए, जब तहकीकात का पता चला तो ये फिर बाद में ये हुआ कि उस तहकीकाती अफसर ने उनको क्लीन चिट दे दी कि बताया कि जी कोई ऐसी करप्शन नहीं हुई और बराए करम ये मामला खुद डिपार्टमेंट इसको देखे। हालांकि जो इब्तिदाई तहकीकात की थी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने, उसमें तो उन पर ये 2 अरब रुपए की करप्शन साबित हुई थी। जिस तरह शबीर खान भुट्टो की इस तहकीकात में शामिल हुई है, तो उनको भी
क्लीन चिट दे दी गई थी। आप इसी तरह से जो बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज के हवाले से भी जिस तरह हमने लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि उसमें भी जो महकमा एजुकेशन है उनके सेक्रेटरी लेवल के अफसर की जानिब से उनकी टीम थी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्शन अफसर, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि इन मामलात में टेम्परिंग हुई है, ये गलत हुआ है, इनको कार्रवाई करनी चाहिए। मगर बदकिस्मती की बात है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर ये प्रॉपर इंक्वायरी आती भी लेकिन है, जाहिर इस तरह तो हम किसी एक शख्स को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। यहाँ पर तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल, सिंध हुकूमत के अंदर मामला इसी तरह से ही चल रहे हैं कि हम कुछ अरसे अगर पहले से भी देखें तो काफ़ी ऐसे महकमे हैं जिनके अंदर इस तरह की बड़ी करप्शन के इंकशाफात हुए थे और फिर वक्त के साथ वो पता चलता है कि वो तहकीकात ही बंद की जाती है और उसके साथ साथ जो उस करप्शन में मुलविस होता है अफसर, उसको रिवार्ड के तौर पर कोई अहम ओहदा और दिया जाता है। ये एक सिस्टम है, पूरा माफियाज है जिसको कोई शायद ख़त्म नहीं होगी या ख़त्म करना नहीं चाहता। क्योंकि इस तरह से आप देखें महकमा एनर्जी के अंदर अगर 2018 से लेकर जितने भी सेक्रेटरीज रहे हैं, अगर आपने उनके सेक्रेटरीज को शामिल तफ्तीश किया है तो उन इस महकमे के अंदर कोई वजीर रहा होगा उसको भी आप शामिल तफ्तीश कर दें। अगर आपको पॉलिटिकल जो दबाव नहीं है तो अगर आप ट्रांसपेरेंट और फेयर इंक्वायरी कराना चाहते हैं तो इन मामलों को देखना होगा। अदरवाइज तो ये सारे मामला हमारे तो आंखों के सामने ही जो मामला नजर होते हुए आ रहे हैं। आपको इतना बड़ा जो स्कैंडल हाल ही में सामने आया मोटरवे जो हैदराबाद और सखर मोटरवे करप्शन के हवाले से और इतने बड़ा मेगा स्कैंडल के बाद फिर पता चलता है कि उन्हीं अफसरान जो इस करप्शन में मुलविस हैं उनकी जमानतें हो जाती हैं, वो उनको रिहा कर दिया जाता है और कुछ सालों के बाद हम देखेंगे कि वही अफसरान जो है वो अहम ओहदों पर मौजूद होंगे। तो ये पाकिस्तान का और खासतौर पर सिंध का बड़ा अलमिया है कि इससे अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई हमें नजर नहीं आती, कोई करता है अगर। और दूसरी बात है कि उनकी जो मिली भगत होती है, महकमों के अंदर की अफसरान की मिली भगत होती है, वो प्रोटेक्ट करते हैं उनको। तो एक पूरा करप्ट माफिया है जो सारे सिस्टम को सपोर्ट करता है, जो महकमे हैं। तो जाहिर निजाम के किस हिस्से को ठीक करने की जरूरत है, कहां पर ज्यादा कमजोरी है जिसको ठीक किया जाए? बात यह है कि खुद अगर हुकूमत में बैठे अफसरान या हुकूमत का कप्तान अगर नियत कर ले या जिस पार्टी की हुकूमत है वो इस बात का तयन कर दें कि अब करप्शन नहीं होगी, जो ये फंड्स हैं जो लोगों से टैक्स की मद में हम लेते हैं गरीब लोगों से, वो प्रॉपर खर्च होंगे और अगर इसमें कोई अफसर इसमें कोई करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सिर्फ अफसरान की बात नहीं हो कि किसी अफसर में इतनी हिम्मत और जरूरत है कि वो सिर्फ इतनी करप्शन कर सके, सवाए इसके कि कोई सियासी जो उनका असर रसूख हो, सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं है। या तो ये हुकूमती सतह पर ये इस बात को फैसला कर लिया जाए जो हमें नजर नहीं आता है। आप जिस तरह से मुगेरी साहब ने बताया कि आप स्कीम्स बनाते हैं, उसको फंड जारी कर लेते हैं, उसको मुकम्मल करने की कोई बात ही नहीं। आप सारी बातें को छोड़ दें, आप सिर्फ जो है आप इसका रिकॉर्ड करेंगे वज़ीर आला सिंध साहब को कितने साल हुए हैं, वो अपने हल्के में हमें कोई मेगा प्रोजेक्ट दिखा दे, वो सिर्फ वहाँ पे मंचर झील के लोगों को पीने का साफ पानी वहाँ फराहम कर सके और तो बातों को छोड़ दें, सेहत की सहूलियात की बातें तो छोड़ दें, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ फराहम करें तो हम इस बात को माने कि हाँ यहाँ नीयत है, यहाँ पर वो चाहते हैं कि कोई ना कोई अच्छा काम हो। अगर आप उनके हल्के में पीने के पानी मैसर नहीं है भान सैदाबाद या सेवन शरीफ में तो ठीक तो हम किस तरह से करेंगे? बात यह है कि तो इसी तरह से हमें डिसाइड करना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो नौजवान क़यादत है, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस बात पे अगर फोकस करें और ये डिसाइड कर लें कि अब सिंध में करप्शन की गुंजाइश नहीं होगी, तो फिर ये मामला सही हो सकते हैं। क्योंकि वोट कल को उन्हीं को ही पड़ने हैं। इस तरह नहीं कि कोई पॉइंट आउट करे, कोई बात बताए कि इस तरह से मामला को बेहतर होना चाहिए, तो उसको पॉजिटिव तनकीद को पॉजिटिव लेना चाहिए अगर वो बेहतरी करना चाहते हैं। नहीं तो इस मामला को अगर वो नेगेटिव लेते रहेंगे, जिस के ये तनकीद होती है, हमें खामखा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इस तरह नहीं होते। ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कागजात होते हैं, ये खुद उनकी तहकीकाती रिपोर्ट्स होती हैं उनके अफसरान की, जिसमें बताया जाता है कि ये करप्शन की गई है, इस अफसर ने करप्शन की है। आप उसका जो है खुरा तो निकालें कि कहाँ जा रहे हैं। अब इस वक्त हमने राब्ता किया, हमने कोशिश की कि ये फेसबुक
नाजिल मोहम्मद शाह साहब का मौक़िफ़ हमारे सामने भी आ जाए, क्योंकि कमेटी के सामने ठीक। भी आया, कमेटी ने इसका मौक़िफ़ शामिल किया है, तो जो भी होता वटेवर हमने भी कोशिश की, मगर उनके सेल फोन्स भी ऑफ है, उनके व्हाट्सएप नंबर भी बंद है। मतलब ये है कि जिसके पैसे हाथ लगे वो पैसे लेकर भाग गया फिलहाल, और उसके बाद कुछ सालों के बाद आएगा और वही इसी तरह से अपने ओहदे पे बहाल होगा, मौक़िफ़ और शोकाज नोटिस से। इवन इसको जी बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिद मंसूर भी हमारे साथ मौजूद है। मंसूर, इसको आप किस तरह से रिलेट करेंगे? जिस तरह से आपने कुछ देर कबल हमें बताया कि बजट इशू किया जाता है सेहत के हवाले से, और लेकिन बजट बुक में उसका नाम तो आ जाता है, जिक्र तो आ जाता है। एक तरफ ये करप्शन, मुल्क की खजाने को कितना नुकसान हो रहा है इन तमाम मामलात को लेकर? देखिए मिस फरजाना, जैसे खोखर साहब ने बताया कि ये 17 ग्रेड के अफसर ने 80 करोड़ रुपए की डंडी मारी है या टिका लगाया है। क्या ये मुमकिन है कि 17 ग्रेड का अफसर इतने बड़े पैसे लेके चला जाए? पॉसिबल है? जहाँ तक मुझे पता है कि उस अफसर को एक सियासी शख्स ने वहाँ पर पोस्टिंग दिलाई थी और उसको कहता रहा है कि भाई तुम पैसे निकालते रहो, अपना ऐसा रखो, कुछ ऊपर वालों को दो और कुछ मुझे दो। उसको जब पता चला, जिन्होंने भाई ने, खोखर साहब ने जो सेक्रेटरीज के नाम लिए हैं, मैं भी इस बात की गवाही देता हूं कि जो फयाज अब्बासी साहब बहुत शरीफ आदमी हैं, वो इसमें मुलवस नहीं हो सकते। लेकिन जो रेहान बलोच साहब हैं, उसकी पोजीशन अच्छी नहीं रही है, माजी में भी अच्छी नहीं रही है, मैंने उनको रिपोर्ट किया है। और अबू बकर साहब हैं, उनके बारे में भी कोई अच्छे शवाहिद मौजूद नहीं हैं। तो क्या उनको पता नहीं था? उन्होंने जब डीडीओ पावर उनसे वापस ले लिए तो फिर फाइनेंस को कैसे वो लिख रहा था? फाइनेंस को लेटर्स लिखते रहे ना, डीडीओ पावर ना होने के बावजूद, और वहाँ से पैसे आ रहे थे। पैसे आने के बाद पैसे ऐसे तो नहीं निकले कि अब इनके पास आए, पैसे आए, फिर उसके बाद सेक्रेटरी के पास पैसे हो जाता है, उस सेक्रेटरी के अप्रूवल के बाद ही जाके एजी सिंध में वो बिल जाते हैं, उसके बाद ही क्लियर होता है। तो ये कैसे मुमकिन है? हालांकि जो इंक्वायरी अफसर है शमीर खान भुट्टो, बहुत अच्छे रेपुटेशनल अफसर है, उन्होंने बहुत अच्छी इंक्वायरियाँ की, लेकिन मुझे पता नहीं कि उन तक ये चीजें क्यों नहीं आई या उस तरफ उन्होंने क्यों तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल मंसूर, जाहिद से जान लेते हैं कि इस हवाले से जाहिद ने किसी सरकारी ओहदेदार से बात करने की कोशिश की है कि नहीं? जाहिद बताइएगा। जी, बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पर जो सरकारी महकमों के सेक्रेटरीज हैं वो ऑफिशियल, एक तो उनको मना भी किया गया है और वो बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये बात इस तरह से इतना सेंसिटिव मैटर है तो कोई भी इस पर आने के लिए तैयार नहीं होता है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ एक अफसर कि ये अख्तियारात नहीं है, ना उसका कोई इतना बासर है कि एक अफसर, सेक्शन अफसर, और वो अपने डीडीओ पावर्स का इस्तेमाल करे, ख़त लिखे और वो जो फंड्स है वो मंजूर होते रहे। इन मामलात की प्रॉपर तहकीकात कराने की ज़रूरत है। इन मामलात पर वो जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको शामिल तफ्तीश तहकीकात उसमें करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि एक दो अफसर अगर अच्छे रेपुटेशन के उनकी है तो क्या वो सियासी लोगों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं? इस तरह मुमकिन नहीं है कि शमीर खान भुट्टो की जो चीज़ें हैं उसने, ये है इब्तिदाई तहकीकात, अगर उन्होंने शामिल की हैं सारी, उसमें जो हकायक हैं वो भी है, ये इस्टेब्लिश हो चुके हैं कि ये फंड्स जो है इस तरह से गैर कानूनी तौर पर रिलीज कराए गए, ये फंड्स हड़प कर लिए गए, जो खर्च कहाँ पर किए कोई हिसाब किताब नहीं है, ये तो हो गए इस्टेब्लिश। अब दूसरी बात यह है कि अगर इस मामले की प्रॉपर तहकीकात की जाए, अगर बिल्कुल इस हवाले से प्रॉपर तहकीकात करने की जरूरत है और ये होनी भी चाहिए। और इस हवाले से देखा जाए तो हमारा फोरम उन तमाम अफराद के लिए खुला है जो अपना हमें दे सकते हैं। हमने बहुत से सरकारी ओहदेदारों से इस हवाले से जानने की कोशिश भी की है, लेकिन अफसोस के उन्होंने हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया और इस हवाले से अपना मौक़िफ़ नहीं दिया है। नाजरीन, ये फोरम आज भी खुला है, इस हवाले से कोई भी सरकारी ओहदेदार अपना मौक़िफ़ हमें देना चाहता है तो वो दे सकता है। अपने आज के पैनल पर मौजूद तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, आज के शो के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हम आप तक हर उस खबर को आपके सामने लाते रहेंगे जिसको जानना आपका हक है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम को पहुंचा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान फरजाना सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।